नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ चिड़ियाघर का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम योगी चिड़ियाघर में जानवरों को फल खिलाते नजर आए। इस दौरान सीएम ने पूरे चिड़ियाघर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चिड़ियाघर में दौरा करने पहुंचे। इस दौरान चिड़ियाघर में उनको देखा गया, जहां पर जानवरों के साथ वो दिखाई दिए हैं। चिड़ियाघर का उन्होंने निरीक्षण किया और सभी जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। चिड़ियाघर की व्यवस्था को लेकर उनका दौरा रहा। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। गोरखपुर में चिड़ियाघर के दौरे में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद राजनेता चुनावी गणित समझने में उलझे हुए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए रविवार को सुबह भी रोज की तरह ही हुई। गुरु दर्शन, पूजन, गौ सेवा करते हुए नजर आए। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री और गौरक्षक पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की सुबह की दिनचर्या में बदलाव नहीं होता है। सीएम मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंचे और सीएम ने जब गौवंश को आवाज लगाई तो गायें और बछड़े दौड़ते चले आए। मुख्यमंत्री ने सभी को दुलार किया और उन्हें गुड़ खिलाकर उनकी सेवा की और कई गौवंशों को उनके हाथों से गुड़ खाने के बाद उनसे लिपटने लगे। ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने विशेष समुदाय के लोगों से बातचीत की। बातचीत के दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी तो आ रहे हैं, लेकिन इस बार विपक्ष भी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस समय हरिद्वार में है और जैसे कि आपको पता है कि कल चुनाव आज से एक दिन पहले जब खत्म होते हैं तो एग्जिट पोल शुरू हो जाते हैं, तो रात भर लोग अपने टीवी सेट्स पे लगे रहे और तमाम बातें निकल के आई कि आखिरकार सरकार किसकी बनने जा रही है। 2 महीनों की भागदौड़ और चुनावी दौरे के बाद हमने भी सोचा गंगा मैया में डुबकी लगा ले और एक बड़ा अदृश्य नजारा मुझे यहाँ पे मिला। मैं यहाँ पे मनसा देवी जी के जब दर्शन करके उतरा मैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया और मैं चाय पीने लगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा थोड़ा नजदीक आए क्योंकि थोड़ी वॉइस इसमें हो सकता है एम्बियंस की वजह से धीरे आएगी। तो मैं आया तो मैंने देखा कि एक हमारे जो कि हम कहते हैं ना कि अक्सर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक शरीर एक आत्मा होती है, उसी तरीके की इस देश में 2 धर्म जो आज नहीं लगभग कई वर्षों से है। मैंने इस मंदिर पे, मैं चाहूंगा एक बार जरा ये मंदिर पे जूम करें, ये मंदिर ही है पीपल का पेड़ जहां हम सब पूजा पाठ करते हैं, और उस मंदिर पे हमने देखा कि ये चाय पी रहे हैं और चाय पी रहे हैं, चाय तो कोई भी पी सकता है लेकिन ये चाय पी रहे हैं इसलिए बात खास है। और फिर जब इन्होंने चुनाव की चर्चा कर रहे थे तो मैंने फिर कानों से सुना, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इनसे चुनाव की चर्चा करूं। चाचा, मेरा नाम ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी है, मैं साधना चैनल में काम करता हूं, पत्रकार हूं, और 2 महीने हम लोग ने बड़ी चुनावी रैलियां की, हम लोग भी थक करके आज सोचे कि आज एकादशी है तो गंगा मैया की जो है हम लोग डुबकी लगाने आए थे। आपको देखा यहाँ पे ये क्या है, ये जो नया वाला जो तीसरा चुनाव हुआ है, तो आप यहाँ पे इस मंदिर में हमेशा ऐसी आके चाय पीते हैं कि अब सरकार बदल गई इसलिए चाय पी रहे? नहीं, हमारी तो यहाँ ड्यूटी है कंटिन्यू। मेरा सरकार तो अभी 2 दिन बाद बदलेगी, लेकिन माहौल बदल गया तो इसलिए ऐसा तो नहीं अब यहाँ चाय पी रहे हैं? नहीं, हमारी तो यहाँ ड्यूटी है कंटिन्यू, हमारा रोजी नहीं तो चल रही। मेरी गाड़ी है, दुकान आपकी है? आपकी मेरी गाड़ी है, मेरी अपनी गाड़ी है। अच्छा, और ट्रैवल का काम है जी, हमारे जो है ना मालिक लोग खड़े हैं। अच्छा, यहाँ से हम बुकिंग करते हैं। अच्छा, तो क्या अभी मैं देख रहा था कि अभी आप कुछ बात कर रहे थे चुनाव के ऊपर लेकर के, लेकिन बड़ी अच्छी बात लगी। और देखिए, हम जब इस देश की बात करते हैं तो इस देश में हम सब यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे ये भी है और यहाँ ये भी है, और ये तो ताज है
और ये हमारा विश्वास है। तो ये विश्वास और ये सर पे जो ये इनकी वेशभूषा, यानी हम दो जब साथ मिलते हैं तो देश तरक्की करता है। और इसलिए मैंने इनको देखा कि अभी ये बातचीत कर रहे थे यहाँ पे। अच्छा, क्या चुनावी माहौल चल रहा है? यहाँ पे बड़ा एग्जिट पोल आ गया, अभी तो चुनाव के रिजल्ट 2 दिन बाद आएंगे। क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या माहौल होने जा रहा है? भाई सरकार ने इस बार किसी की भी बना, लेकिन इस बार ये बात बिल्कुल सच है कि विपक्ष सामने हो। ये एक बड़ी बात कही इन्होंने चचा ने। और देखिए, किसी भी देश के डेमोक्रेसी में विपक्ष होना बहुत जरूरी है। और हमेशा नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को कहते हैं। वो 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन उन्होंने बोला विपक्ष फालतू बातों पे लग जाता है। विपक्ष हमें बताए, तो उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये बात कही है कि विपक्ष हमें अगर गाइड करेगा तो हम क्यों नहीं उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि हमें भी सारी जानकारियां नहीं है। विपक्ष बताता है तो हम उनकी बात को सुनते हैं। तो चचा ने बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष इस बार मजबूत होने जा रहा है। चचा, क्यों विपक्ष क्यों इतना मजबूत हो रहा है? आपको लग रहा है कि कैसे हो जाएगा? भाई देखो, ये सब बात तो मेरे को आप ना पूछे तो बैठ रही है। बच्चे जाना शिक्षित भी है, पढ़े लिखे भी है। आप अगर जोर इनकी तरफ करें तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा चाचा, एक आखिरी बात, क्योंकि आप चाय पी रहे, मैंने खलल डाला उसके लिए तो माफी चाहता हूँ। और मैं बस इतना आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर इस देश में प्रधानमंत्री, क्योंकि एग्जिट पोल तो यही कुछ इशारा कर रहे हैं, अगर मोदी जी बनते तो आपको लगता है कि मोदी जी सिर्फ एक धर्म के हैं? आपको ऐसा लगता है क्या? ये जो इस टाइम हिंदुवाद या इस तरीके के जो भेदभावना हो रही, हमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके जो कुछ कार्य करता है वो मंच पर आके इस तरीके की बात करते हैं कि वो आपस में एक इस तरीके का भेदभाव खड़ा कर दिया कि आप मेरे दुश्मन हैं, मैंने आपका दुश्मन। वो सब लोग एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं, एक जगह बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, मेरे और आपके बीच जाना जहर घोल, जबकि गलती उन लोगों के लिए, गलती हमारी है कि आप भी मेरे भाई और मैं भी आपका भाई हूँ। खून अगर निकाल कर देखोगे तो सबका रेड कलर का निकलेगा। दर्द जब एक दूसरे को होगा, एक दूसरे का महसूस करेगा, तो हिंदू मुस्लिम बाद में होगा। ये कुछ चंद लोगों ने इस तरीके की बात फैला दी जो आपस का माहौल हम सबके बीच खराब कर। हड्डी में दहाड़ी वाला आदमी, और मैं मंदिरों में आश्रमों में जाता हूँ तो महाराज जी हमें कहते हैं आ जाओ मंदिर, हमें इज्जत मिलती है। मैं 4 धाम की यात्रा करता हूँ, आप लोग एक बार जाना मुश्किल हो जाए, मैं सीजन में 20 बार लगता हूँ। हमें कभी ऐसा नहीं लगा अगर मैं गलत हूँ तो सारी दुनिया गलत है, मैं अगर सही हूँ तो सारी दुनिया सही। अपने आप को संभालो। देखिए, चचा ने कोई यहाँ पे एमफिल की डिग्री नहीं ली है, ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और ना बहुत बड़े नेता हैं, ना बहुत बड़े जानकार हैं। स्टूडियो में बैठ के अक्सर लोग कहते हैं कि इस देश को बांटा जा रहा है। कोई नहीं बांट रहा है, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बांट रहे हैं। लेकिन अगर चचा जैसे लोग अगर इस देश में कहीं ना कहीं इतने मुखर होकर बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस देश में आने वाली सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हो या किसी की भी हो, सब लोग मिल के रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ ब्रिजमोहन सिंह, रघुवंशी, हरिद्वार, साधना प्लस के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात साझा की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हुआ और इन 13 लोकसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक का जो औसतन मतदान है वो 54% है। ये केवल शाम 5 बजे तक का औसत मतदान मैं बता रहा हूँ प्रतिशत, और जो क्लोज ऑफ द पोल का मतदान प्रतिशत है अब 7:30 बजे अवेलेबल हो जाएगा ये वोटर टर्नआउट ऐप पे, और इसको हम यहाँ से भी सर्कुलेट कर देंगे ग्रुप में। शाम 5 बजे तक का प्रतिशत है, इसमें महाराजगंज 58.66, गोरखपुर 52.53, कुशीनगर 56.04, देवरिया 54.13, बांसगांव 50.06, घोसी 53.19, सलेमपुर 50.21, बलिया 50.56, गाजीपुर 53.53, चंदौली 58.19, वाराणसी 54.58, मिर्जापुर 55.83 और रॉबर्ट्सगंज 54.25%। आज दुद्दी विधानसभा का उपनिर्वाचन भी था और दुद्दी विधानसभा का मतदान प्रतिशत 54.48% है। आज 13,092 पोलिंग स्टेशन पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी
और इसके अलावा 2304 पोलिंग स्टेशन पे वीडियोग्राफी की गई। 7वें चरण का जो पोस्टल बैलेट टोटल है सारी श्रेणियां मिला के अदर देन सर्विस वोटर्स वो 19,767 19,767 है। और इसके अलावा 19,767 इसके अलावा 73,117 73,117 सर्विस वोटर्स को भी हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रेषण किया हुआ है। और उसमें से जो वापसी आती है वो काउंटिंग के डे यानी 4 जून की सुबह 8 बजे तक, काउंटिंग शुरू होने से पहले जो भी आ जाते हैं डाक से वापस, उनकी भी गिनती होती है। और इस चरण में 13 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक, 14 व्यय प्रेक्षक तैनात किए हुए थे। 1861 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 243 जोनल मजिस्ट्रेट, 130 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2550 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए थे। और आज लगभग सभी क्षेत्रों से मिला के जो विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई उनका समय अंतर्गत निस्तारण किया गया। लगभग 236 कुल शिकायतें जो ईमेल और अन्य माध्यमों से प्राप्त हुई थी उनका निस्तारण किया गया। सबसे अधिक देवरिया कॉन्स्टिट्यूंसी में प्राप्त हुई 34, फिर वाराणसी 28, गाजीपुर 28, बलिया 27। और अगर जिलेवार देखें तो सबसे अधिक बलिया जिले से 41 आई थी, इसके बाद देवरिया 25। और सोशल मीडिया पे लगभग 180 शिकायतें आई, उनका भी संज्ञान लेके तत्परता से उस पे फैक्ट्स पता करके ट्वीट्स के माध्यम से उसको हमने रिप्लाई किया है। और कहीं से कोई मेजर किसी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं हुई। एक जगह एक वोटर की डेथ हुई है, एक बलिया जिले में एक वोटर की आज सुबह फोरनून में। ये बूथ संख्या 257 पे सिकंदरपुर के अंदर राम बदन चौहान पुत्र स्वर्गीय गणेश, इनको लाइन में लगने से पहले चक्कर खाकर गिर गए। उनको स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उनको मृत घोषित किया गया। इसके अलावा कल मतदान कर्मियों की और कुछ होमगार्ड्स की और मतदान कर्मियों की गर्मी से डेथ हुई थी। उनको भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डेथ पे 15 लाख का मुआवजा जल्दी से जल्दी इनकी फैमिलीज को दिया जाएगा। और कुल मिला के आज शांति से हमारे 7वें चरण का मतदान समाप्त हो गया। कुछ जगह बहुत कम पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग 6 बजे के बाद चल रही है। और कल एंड ऑफ द पोल डेटा भी हम लोग शेयर कर लेंगे, जो सभी पोलिंग स्टेशन की डिटेल होती है। अभी जो शाम को आपको वोटर टर्नआउट ऐप से जो डेटा मिलेगा उसको वो एस्टिमेटेड डेटा होता है, और उसके बाद अगले दिन जो एक्चुअल डेटा है बिल्कुल। तो अभी कुछ छठे चरण के बाद कुछ साथियों ने पूछा था कि इसमें डिफरेंस क्यों, हमारे 0.04 का डिफरेंस था। तुमने कहा कि ये तो एस्टिमेट है, हमारे एस्टिमेट काफी नजदीक है, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है, लेकिन थोड़ा फर्क रहता है। और ये कल शाम को हम 5-1 बजे तक एग्जैक्ट एंड ऑफ पोल डेटा भी देंगे। और कल शाम को काउंटिंग डे के अरेंजमेंट्स के बारे में आप सभी को बताएंगे। इसके अलावा 7वें चरणों में हमारा क्या कुल मतदान प्रतिशत क्या रहा, वोटर्स की संख्या क्या रही, 2019 के मुकाबले क्या स्थिति रही, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। कल आपको हम बता देंगे और आज प्रयास करेंगे ग्रुप पे शेयर करें, अभी मैं नहीं लाया। सरकारी यानी पोस्टल बैलेट क्या बात है? नहीं, परसेंटेज किसका परसेंटेज आपको? हाँ, टोटल हम आपको ये भी कल के उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कितने होम वोटर, कितने वोटर फैसिलिटेशन सेंटर जो कि कर्मचारियों का होता है, कितने सर्विस वोटर को गया, वो हम आपको कल। ये अभी तक हमारे पास वैसे तो अलग अलग चरणों का है, अभी उसमें जो अभी तक सूचना आई है वो उसमें जितने भी कर्मचारियों की डेथ हुई है उसका अभी रिपोर्ट आएगी, उसमें
एक डीएम की संस्तुति आती है जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सातों का तो इस समय नहीं है, इस चरण में 33 का 33, जिसमें होमगार्ड, सफाई कर्मचारी नहीं 7 वो भी कुछ दिनों में कंपाइल कर देंगे हम लोग। बाकी का 2-3 दिन में हम लोग इसी चरण में से सबसे अधिक संख्या है। बाकियों में जो अभी तक आई थी 2-2, 3-3 की 3-4 पुलिस डिपार्टमेंट के लिए वोटिंग पैटर्न का कुछ चेंज किया गया है? नहीं, इस बार पोस्टल बैलेट में ये था कि जिस वोटर फैसिलिटेशन सेंटर में ही पोस्टल बैलेट इशू होगा वहीं वोट डलेगा, और वहीं चूंकि कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी नहीं, वहीं वोट इशू होगा और वहीं डलेगा। पहले पुराने चुनाव में व्यवस्था होती थी कि थोक में चले जाते थे पोस्टल बैलेट, फिर कोई उसको लेके आता था। इस बार वो व्यवस्था ला करके इंश्योर किया गया कि वहीं डले, सो दैट उसका डेली का रिकॉर्ड सभी कैंडिडेट्स को दिया गया। इसके अलावा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सारा टोटल करके मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सिग्नेचर से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी 6 चरण का तो चला गया, 7वें चरण का अब जाएगा। उसमें कितना टोटल वोटर फैसिलिटेशन सेंटर देखिए, अगर आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया अभी छठे चरण में उत्तर प्रदेश के जब ने फिगर बताए और अगले दिन जो एंड ऑफ द पोल था उसमें 0.04 का अंतर था। और आज भी जो 7:30 बजे आपको डेटा मिलेगा वोटर टर्नआउट से, और जो कल हमारा फाइनल मिलेगा एक एक बूथ का, उसमें भी 0.5 से ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ, वो उसमें क्योंकि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश ने हमारा स्पेशल एक एप्लीकेशन तैयार किया था, जो सभी प्रदेशों को अपना अपना व्यवस्था है, तो उस एप्लीकेशन में हमने इंश्योर किया कि सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की सूचना हमारे पास मिले, इसलिए हमारा ऑलमोस्ट एक्यूरेट। इस चरण में 58.37 था, और इस बार का मैंने आपको। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव अविरल, अमिट और अडिग सतनाम संस्कृति के गौरव प्रतीक हैं, और ये हमें अनेक संघर्षों के बाद भी दृढ़ रहने की प्रेरणा देते हैं। बाबा सोमनाथ के दर्शन और पूजन अर्चन कर सभी के कल्याण और भारत की निरंतर समृद्धि की कामना भी उन्होंने की। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण में गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपना कीमती मतदान दिया। सीएम ने मतदान के बाद वहां मौजूद पत्रकार बंधुओं से बातचीत की। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13
सीटों पर जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है, जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है। यह एक सुखद अनुभूति उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है। और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी प्रातःकाल मौसम बहुत सुहावना है। इस सुहावने मौसम का आनंद लेकर के मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमें अब जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।